क्या यूपी में होगा सबसे बड़ा चुनावी खेल? क्यों माया का एकला चलो का नारा बढ़ा रहा है विपक्षी दलों की मुसीबत? कैसे सियासत का ओवैसी फैक्टर बढ़ाएगा यूपी में सियासी हलचल? वाकई कमल से नहीं, अखिलेश राहुल की साइकिल से है हाथी की टक्कर? विपक्षी दलों की हर रणनीति क्या बीजेपी के 400 पार के नारे को दे रही है धार? नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आज बात लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश में तेजी से बदल रही सियासी फिजाओं के बीच मायावती के एकला चलो के नारे से बीजेपी के 400 पार के लक्ष्य को मिलती मजबूती और खासकर यूपी में विपक्षी दलों की बढ़ती मुश्किलों की। तो बात यह है जनाब कि 2024 की बिसात पर चुनावी महारथियों के उतरने का दौर जारी है। हर खेमे से अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर हर एक सीट पर सियासी खिलाड़ियों की दावेदारी तय की जा रही है। इस बीच बीजेपी पूरे जोर शोर से यूपी में 80 तो पूरे देश से 400 सीटें जीतने के लक्ष्य को साधने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय से लेकर बूथ स्तर तक अपनी रणनीतियों को आजमा रही है। ऐसे में बीजेपी से मुकाबले के लिए पहले से ही बेचैन दिख रहे विपक्षी दलों की मायावती ने, खासकर यूपी में मायावती ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं विपक्षी दलों की। क्यों? इस पर होगी बात। किस तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं और क्यों बढ़ी हैं, ये है चर्चा। बीते दिनों मायावती ने 2 ट्वीट किए थे। आपको याद होगा, पहले ट्वीट में मायावती ने अपनी चुनावी रणनीति बताई और लोकसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की अफवाहों पर पूर्ण विराम लगा दिया। और साथ ही साथ अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बीच यूपी में मायावती ने विपक्षी दलों की रणनीति पर या कहीं विपक्षी दलों पर एक टिप्पणी भी की और बताया कि बीएसपी की काफी मजबूती से अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग बेचैन हैं। खैर, ये तो मायावती का दावा है, मगर माना जा रहा है कि यूपी की सियासत से जुड़ी सच्चाई इस दावे से कोसों दूर है, क्योंकि हर ओर यही चर्चा है कि मायावती का अकेले चुनाव लड़ना जहां यूपी के लड़कों की राह मुश्किल करने वाला है, तो दूसरी तरफ मायावती किसी भी विपक्षी गठबंधन में न शामिल होकर बीजेपी की मुश्किलों को आसान कर रही हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे? तो चलिए इत्मीनान से समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो बात यूं है कि कुछ महीनों पहले तक खबरें ये थीं कि यूपी के लड़के और मायावती साथ में चुनाव लड़ सकते हैं। अब अगर ऐसा होता तो यूपी में मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम इंडिया का होता। मतलब एक तरफ मोदी का परिवार होता तो दूसरी तरफ विपक्षी एकता के प्रतीक इंडिया के जरिए विपक्ष की साझा चुनौती होती। तो ऐसे हालात में यूपी में मौजूदा 20-22% दलित वोट बैंक और करीब करीब 20% मुस्लिम वोटर्स यानी करीब 4 करोड़ की मुस्लिम आबादी के सामने वोट देने के लिए सिर्फ 2 विकल्प होते, यानी मुस्लिम वोटर्स या तो बीजेपी को वोट दे या फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया को। लेकिन विपक्षी दलों के सत्ता के साझा सपने की खातिर देखा गया विपक्षी दलों का यह सियासी ख्वाब गुजरते वक्त के साथ उसी वक्त ही चकनाचूर हो गया और सत्ता के समीकरण को साधने का यह प्लान बन गया महज एक फितूर। फिर वक्त बदला, सियासी बयानवीरों की बातें सामने आई और मायावती ने अपने जन्मदिन पर कर दिया इंडिया में शामिल होने से इनकार। अब इस ऐलान के साथ एक और खबर सियासी गलियारों में उड़ती नजर आई और वो थी मायावती और ओवैसी की सियासी गठजोड़ की। और फिर सियासी पंडितों की महफिलें सजी, सियासत के जोड़ गणित सेट किए गए और एक सियासी आंकड़ा निकलकर सामने आया जो यूपी के लड़कों की दोस्ती को डेंट पहुंचाने के लिए काफी था। अब इन आंकड़ों के आने की धमक के बीच सियासी आरोपों का शोर भी अपने चरम पर था, क्योंकि आरोप लगे कि मायावती दबाव में है। अखिलेश के साथ साथ अखिलेश के चाचा और समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक में शामिल शिवपाल यादव भी यह संकेत देते नजर आए कि मायावती किसके दबाव में है और दबाव वाली राजनीति का यह इंपैक्ट किसी एक दल के लिए चुनावी सरजमी पर मास इंपैक्ट में तब्दील होता नजर आएगा। अब खैर, ये तो सियासी दावे हैं, मगर हकीकत यही है कि मायावती के जनाधार के साथ अगर सियासत का ओवैसी फैक्टर जुड़ जाता तो भी यूपी में मुश्किलें यूपी के लड़कों की ही बढ़ने वाली थीं, क्योंकि ओवैसी जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं वो समुदाय यूपी में मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा भरोसा अखिलेश यादव पर करता है। और 2022 विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी इसी ओर इशारा करते हैं, क्योंकि 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 80% मुस्लिम वोटर्स ने सपा का साथ दिया था। अब ऐसे में ओवैसी के माया के साथ मैदान में आने से मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता, जिससे अखिलेश राहुल के चुनावी प्लान को एक तगड़ा झटका लगता। और तो और मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ अखिलेश के पीडीए का यानी पिछड़ा दलित वोट बैंक वाला हिस्सा भी बढ़ता नजर आता। ऐसे हालात में बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचता, क्योंकि अखिलेश के पीडीए में शामिल अखिलेश के मुताबिक पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा शामिल। अखिलेश कहते आए हैं कि पीडीए का वोट बैंक यूपी के तय वोट बैंक का 90% है, जो कि बीजेपी के खिलाफ है। अब अखिलेश की ये बात अगर सच होती और तब मायावती और ओवैसी का साझा मंच से विरोधियों को ललकारना
यूपी के लड़कों की साइकिल को पंक्चर करने के लिए काफी होता, मगर वक्त को मानो कुछ और ही मंजूर था। अखिलेश राहुल की जोड़ी को अभी सबसे बड़ा झटका लगना बाकी था और इसकी तस्दीक कर दी मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए, जब उन्होंने बोल दिया कि भाई हाथी तो अकेले चुनावी मैदान में गदर मचाएगा, उसे किसी के भी साथ की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब मायावती की इस बात का क्या मतलब है, इससे बीजेपी को कितना बड़ा लाभ पहुंचने वाला है, इस बात को समझने के लिए हमको रुख करना होगा 2009 लोकसभा चुनाव का। दरअसल 2009 लोकसभा चुनाव में करीब 30% मुस्लिम वोटर्स ने सपा और करीब 25% मुस्लिम वोटर्स ने कांग्रेस का साथ दिया था और बाकी बचा खुचा मुस्लिम वोट बैंक अन्य यानी दूसरे खेमों में बढ़ता दिखा था। कुछ ऐसा ही हाल दलित वोट बैंक का भी था, जिसका एक बड़ा हिस्सा मायावती के खाते में 2009 में आ गया था। मगर तस्वीर बदलती है 2014 के लोकसभा चुनाव में, जब मोदी सुनामी के दौर में सपा के साथ साथ करीब यूपी का 58% मुस्लिम वोट बैंक खड़ा नजर आया और इन आंकड़ों में 18% मुस्लिम वोट बैंक के साथ दूसरे नंबर पर रही मायावती यानी उनकी पार्टी बीएसपी। बाकी करीब 10% मुस्लिम वोटर्स ने ब्रांड मोदी पर भी भरोसा जताया और फिर 2019 में खेल ही हो गया, जब मायावती और अखिलेश एक साथ जनता के बीच आए। करीब 73% मुस्लिम वोटर्स ने बुआ बबुआ की जोड़ी पर भरोसा जता दिया। इस दौरान कांग्रेस को 2019 में 14% मुस्लिम वोटर्स का साथ मिला, बाकी के मुस्लिम वोटर्स अन्य दलों और बीजेपी के साथ खड़े नजर आए। तो अभी हमने 2009, 2014 और 2019 जिन 3 लोकसभा चुनाव की बात की, इस दौरान एक बड़ी बात यह थी कि इन सभी चुनावों में ओवैसी यूपी में उतने सक्रिय नहीं थे जितने कि वो अब सियासी गलियारों में सक्रिय नजर आते हैं। क्योंकि जहां भी जिस राज्य में भी ओवैसी चुनाव लड़ने जाते हैं, वहां मुस्लिम वोट बैंक अन्य दलों और ओवैसी की पार्टी AIMIM के बीच बंट जाता है, जिससे सबसे बड़ा नुकसान होता है क्षेत्रीय दलों का और इसका सीधा लाभ पहुंचता है बीजेपी को। क्योंकि बीजेपी मानकर चलती है कि उससे मुस्लिम वोट बैंक मिल जाए तो भला, ना मिले तो भला। क्योंकि जैसे आरोप विपक्षी दलों की ओर से अक्सर बीजेपी पर लगाए जाते हैं, वो तो यही बताते हैं कि बीजेपी ने जाति आधारित राजनीति को धर्म आधारित राजनीति में तब्दील कर दिया है। अब ऐसे में बहुसंख्यक समाज का वोट बैंक, जिसे हिंदू समाज का वोट बैंक माना जाता है, उसका सबसे बड़ा विश्वास कहिए, सबसे बड़ी आस्था कहिए, वो बीजेपी में बताई जाती है। अब ऐसे हालात में अब जब ओवैसी और मायावती दोनों अलग अलग चुनावी मैदान में उतरेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक के कई खेमों में बंट जाने की आशंका है। लगभग 5 खेमों में ये मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता नजर आएगा। अब मुस्लिम वोट बैंक ओवैसी, अखिलेश राहुल के इंडिया गठबंधन, मायावती और बीजेपी के साथ साथ अन्य दलों के बीच भी बढ़ता दिखेगा, जो यही बताता है कि एक बड़े वर्ग में बीजेपी विरोधी दलों की तुलना में अपेक्षाकृत कमजोर है। उनका एक मुश्त जो वोट बैंक था वो 5 जगह बढ़ जाएगा, जबकि बीजेपी का जो कथित बहुसंख्यक वोट बैंक माना जाता है, वो राम मंदिर के बनने के बाद काफी हद तक सिर्फ अपनी निष्ठा बीजेपी तक सीमित मान रहा है। तो ये तो बात हुई मुस्लिम वोट बैंक की। अब मायावती के दलित वोट बैंक के जोड़ गणित पर भी एक नजर डाल ली जाए तो देश में करीब 20 करोड़ दलित हैं और यूपी की आबादी का कुल करीब 20-22% वर्ग दलित है, जो कि 50-60 जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है। इन दलितों में से जिसे मायावती का कोर वोटर माना जाता है, वो वोट बैंक जुड़ा है दलित जाटव वर्ग के वोटर से, जो कि यूपी में करीब 8 से 10% है। अब हालात कैसे भी हों, दलित जाटवों से जुड़ा जनाधार हमेशा यूपी में मायावती के साथ ही रहा है, जिसकी तस्दीक 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी देखने को मिली थी, जब अखिलेश के साथ चुनाव लड़ने पर बीएसपी को इसलिए बड़ा फायदा हुआ था क्योंकि तब अखिलेश के कथित पीडीए का वोट बैंक मायावती के कोर वोटर के साथ जुड़कर मायावती को तो मिल गया, जबकि अखिलेश को मिला सिर्फ उनके पीडीए का साथ, जिसके चलते मायावती के 10 सांसद संसद पहुंच गए, जबकि अखिलेश यूपी में सिर्फ 5 सीटें जीत पाए, क्योंकि 8-10% जाटव वोट बैंक ने सिर्फ मायावती उम्मीदवारों का साथ दिया, जबकि गैर जाटव दलित, जिनकी आबादी यूपी में करीब 10-12% के आसपास है, वो अलग अलग खेमों में बंट गया और उसका बड़ा लाभ बीजेपी को मिल गया। तो ऐसे में अब माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने अल्पसंख्यक के साथ साथ ओबीसी समुदाय, दलित समुदाय को लुभाने के लिए जगह जगह सम्मेलन किए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को ध्येय बनाकर अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार किया है, वो काफी हद तक आने वाले लोकसभा चुनाव में कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि मायावती भले ही कह रही हैं कि वो मजबूती से अकेले चुनाव लड़ रही हैं, मगर हर कोई जानता है कि मायावती अब उतनी सक्रिय नहीं रही जितना पहले के दौर में हुआ करती थी। अब ऐसे में जो गैर जाटव दलित वोट बैंक था, वो अब किसी भी कीमत में मायावती के साथ जाने की गलती कर अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहेगा। और अगर ऐसा हो जाता है कि दलित वोट बैंक कई खेमों में बढ़ जाता है या सिर्फ बीजेपी और बीएसपी के बीच बढ़ता नजर आता है,
काफी हद तक यूपी में बीजेपी के लिए यह माहौल सेट करने वाला होगा और बीजेपी के यूपी में 80 और देश में 400 पार के नारे को मजबूत बनाएगा। शायद इसीलिए इस वक्त सियासी गलियारों में यही चर्चा है कि देश की सियासत का जो कुछ भी हो रहा है, खासकर जिस यूपी से निकलकर दिल्ली तक का रास्ता जाता है, उस यूपी में विपक्षी दलों की जो भी रणनीति सेट हो रही है वो बीजेपी के लिए उतनी ही मुफीद होती जा रही है। यानी उनकी रणनीति बीजेपी के लिए मुफीद हालात बना रही है और हर कोई कह रहा है कि ये सब तो बीजेपी की माया है। तो फिलहाल अब मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत, फिर होगी आपसे कल मुलाकात एक नए मुद्दे पर एक सटीक आकलन के साथ। तब तक के लिए आपसे चाहिए आज्ञा। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।